क्या कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें जो अकेले तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन साथ में खाने पर बवाल कर सकती हैं? जैसे दूध के साथ मछली। हाँ, या फिर केले के साथ दही। ईमानदारी से कहूं तो केले और दही वाली स्मूदी तो मैं भी कभी कभी पी लेता हूं। तो क्या ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे हैं या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? और यही सवाल हमें आज हजारों साल पीछे ले जा रहा है। हमारे सामने आयुर्वेद के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान का 7वां अध्याय है, जिसका नाम है अन्न रक्षा अध्याय, मतलब भोजन की सुरक्षा। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है। हम देखेंगे कि कैसे एक राजा के खाने को जहर से बचाने की चिंता से शुरू हुई बात हम सब के लिए सेहतमंद जिंदगी के 3 सबसे जरूरी उसूलों तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ छिपा है। तो चलिए इस पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजा और उसके वैद्य से। ग्रंथ में सबसे पहली बात यह कही गई है कि राजा को अपने प्राणाचार्य यानी राजवैद्य का घर अपने महल के पास ही बनवाना चाहिए। हाँ, राजा राजगृह सन्ने प्राणाचार्यम निवेशयेत। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतनी क्या जल्दी थी? ये जल्दी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी रणनीति थी। बात सिर्फ राजा के बीमार पड़ने पर इलाज की नहीं थी। अच्छा। वैद्य को रसोई से लेकर राजा के हर काम पर नजर रखनी होती थी, क्योंकि उस जमाने में राजा का स्वास्थ्य, उनका योगक्षेम, वो पूरे राज्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार था। मतलब राजा सुरक्षित तो राज्य सुरक्षित। बिल्कुल। इसलिए वैद्य सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि राज्य का एक तरह से सुरक्षा सलाहकार भी था। मतलब वैद्य एक तरह से उस जमाने का सीक्रेट सर्विस एजेंट था, जिसका काम था राजा को जहर से बचाना। तो सवाल ये है कि वो ये करते कैसे थे? क्या उनके पास कोई प्राचीन फोरेंसिक किट थी? जी, आप इसे प्राचीन फोरेंसिक विज्ञान कह सकते हैं। उन्होंने जहरीले भोजन की पहचान के लिए बहुत बारीकियां नोट की थीं। जैसे स्रोत बताते हैं कि जहर मिला हुआ चावल, मतलब ओदनो विश्वान, वो पकने में बहुत ज्यादा वक्त लेता है। और पकने पर गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और जल्दी ही बासी खाने जैसा दिखने लगता है। ठीक है, ये तो देखने और छूने की बात हो गई। लेकिन एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। लिखा है कि जहरीले चावल से मोर की गर्दन के रंग जैसा नीला धुआं निकलता है, मयूरकंठ तुल्योष्मा। हाँ, जिसे सूंघने से चक्कर आ सकते हैं। हाँ। ये तो बहुत ही ज्यादा सटीक वर्णन है। क्या वो किसी खास केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे? बिल्कुल। जैसे आज हम जानते हैं कि आर्सेनिक जैसी चीजें जलने पर खास रंग देती हैं। ये दिखाता है कि उनका अवलोकन कितना वैज्ञानिक था। हाँ। वो सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं देख रहे थे, बल्कि बहुत विशिष्ट भौतिक और रासायनिक बदलावों को पहचान रहे थे। यही नहीं, जहर मिली दाल या सब्जी पिंजनानी, उनका क्या? वो जल्दी सूख जाती हैं, उनका रंग काला पड़ जाता है और उनमें झाग बनने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात परछाई की है। परछाई? कहते हैं कि उनमें परछाई या तो दिखती नहीं या फिर अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। अरे वाह! और तरल चीजों में तो ये और भी सूक्ष्म हो जाता होगा। बहुत। लिखा है कि जहर मिलाने पर अलग अलग तरल पदार्थों में अलग अलग रंग की बारीक लकीरें बन जाती हैं। जैसे मांस के सूप में नीली, दूध में तांबे जैसी लाल और दही में काली। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है। ये अवलोकन की शक्ति है। लेकिन वे सिर्फ भोजन पर नहीं रुकते, वे जहर देने वाले इंसान के व्यवहार का भी विश्लेषण करते हैं। हाँ, ये तो प्राचीन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जैसा है। ग्रंथ में जहर देने वाले विषदाह के लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या है वो? उसका चेहरा सूखा और बेरंग होता है, वो बात करते हुए घबराता है, उसे पसीना आता है, शरीर कांपता है और वो बार बार जमा ही लेता है, जिरम्बते। ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ है। डर और अपराध बोध के जो शारीरिक लक्षण आज एक लाई डिटेक्टर टेस्ट पकड़ने की कोशिश करता है, वो उन्हें देखकर पहचान रहे थे। सही बात है। लेकिन अगर इंसान को ना पकड़ पाए तो उन्होंने एक और सुरक्षा घेरा बना रखा था, जानवरों का। एक तरह का बायोलॉजिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम। स्रोत में बताया गया है कि जहरीला खाना देखकर मक्खियां उस पर बैठती ही नहीं या बैठकर मर जाती हैं। हाँ, और कौवे की आवाज कर्कश हो जाती है। तोता और मैना जैसे पक्षी तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। और भी बहुत कुछ। हंस नशे में की तरह लड़खड़ा कर चलने लगता है। चकोर पक्षी की आंखें लाल हो जाती हैं और बंदर को दस्त लग जाते हैं। हर जीव की प्रतिक्रिया अलग और विशिष्ट है। बिल्कुल। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आई।
बाकी सब जानवर बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मोर के बारे में लिखा है कि वो विष वाला भोजन देखकर दुखी नहीं होता बल्कि खुश हो जाता है। ऋष्येन मयूरस तद्दृष्ट्या। हाँ, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। इसका क्या तर्क हो सकता है, या ये सिर्फ एक लोक कथा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी शोध हो सकता है। ग्रंथ इसे एक तथ्य की तरह बताता है। कुछ लोग मानते हैं कि मोर की पाचन शक्ति या शरीर रचना ऐसी है कि वो कुछ विषयों को, जैसे वो सांप को पचा लेता है, शायद इसे भी बेअसर कर सकता है। हो सकता है कि जहर उसे एक तरह का हाय देता हो। ये भी हो सकता है, लेकिन आपका सवाल सही है। ये आज भी एक पहेली है। खैर, मान लीजिए कि इन सब जांचों से ये साबित हो गया है कि खाने में जहर है, तो फिर उस खाने का क्या करते थे? और यही इस ग्रंथ की नैतिकता सामने आती है। वो कहते हैं कि उस भोजन को ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां छोटे से छोटे जीव जंतुओं को भी उससे कोई हानि ना पहुंचे, न क्षुद्र जंतव। सोचिए, एक राजा की जान बचाने के लिए बने नियमों में भी सबसे छोटे कीड़े की जान की परवाह की गई है। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, करुणा का सिद्धांत है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। लेकिन अगर गलती से किसी ने जहर खा ही लिया तो क्या कोई इलाज था? हाँ, इलाज भी बहुत व्यवस्थित था। जहर शरीर में कहाँ है, मुंह में, पेट में या आंतों में, उसके आधार पर वमन यानी उल्टी या विरेचन यानी दस्त जैसी शुद्धिकरण क्रियाएं करवाई जाती थीं। ओके। लेकिन एक इलाज बहुत आकर्षक है, हृदय विशोधन यानी हृदय की शुद्धि। हृदय की शुद्धि? हाँ, इसके लिए पहले शहद के साथ तांबे का भस्म और फिर लंबे समय तक सोने का भस्म, हेमचूर्ण, देने की बात कही गई है। सोने का भस्म, ये तो बहुत शाही इलाज लगता है। इसके पीछे की सोच बहुत सुंदर है। ग्रंथ में एक उपमा दी गई है, जिस व्यक्ति ने सोने का सेवन किया हो उस पर विष वैसे ही नहीं ठहरता जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद। पद्मपत्रेम बुद्वद विषम। वाह, इस शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाने का विचार है कि बाहरी जहर उस पर असर ही ना कर पाए। एग्जैक्टली। लेकिन अब इस अध्याय में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ग्रंथ कहता है कि जहर सिर्फ वो नहीं जो कोई दूसरा आपको दे। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि हम रोजाना अपने गलत खानपान से खुद के लिए एक धीमा जहर तैयार कर सकते हैं। इसी को उन्होंने विरुद्ध आहार कहा है, विरुद्धमपि चारम, और इसे भी जहर के समान ही खतरनाक माना है। तो अब हम उस बात पे आ गए जहां मुझे चिंता होने लगती है, मतलब मेरी केले और दही वाली स्मूदी। हाँ, तो ये विरुद्धाहार है क्या? क्या क्या आता है इसमें? इसकी सूची काफी लंबी और दिलचस्प है। कुछ मुख्य उदाहरण है, दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज या मछली, खास तौर पर चिलीचिम नाम की मछली। ठीक है। केले के साथ छाछ या दही, भेड़ के मांस के साथ कुसुम का साग, कांसे के बर्तन में 10 दिन से ज्यादा रखा हुआ घी। अच्छा। और सबसे खतरनाक बताया गया है वलाख पक्षी के मांस को सूअर की चर्बी में तलकर खाना, जो कहते हैं कि तुरंत मृत्यु का कारण बन सकता है। साथ में क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज की भाषा में सोचें तो शायद ये पाचन एंजाइमों के टकराव के बारे में है। दूध को पचाने के लिए पेट में एक अलग तरह का माहौल चाहिए, और मछली जैसे जटिल प्रोटीन को पचाने के लिए एक अलग एसिडिक माहौल। तो जब ये दोनों पेट में मिलते हैं तो पाचन की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। ग्रंथ की भाषा में कहें तो जो कुछ भी शरीर में दोषों को बढ़ाए लेकिन उन्हें शरीर से बाहर न निकाले, उसे विरुद्ध कहते हैं। यत्किंचिद दोष मुत्क्लेश न हरे तत्, मतलब अधूरा पचा हुआ भोजन जो शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। बिल्कुल, सूजन, टॉक्सिन्स या मेटाबॉलिक समस्याएं। तो क्या ये नियम सबके लिए एक जैसा है? मतलब इन चीजों को कभी किसी को नहीं खाना चाहिए? और यही आयुर्वेद की खूबी दिखती है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया नहीं रखता। तो फिर ग्रंथ कहता है कि ये विरुद्ध आहार उन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, जिनकी पाचन शक्ति यानी अग्नि बहुत मजबूत है, जो युवा और बलवान हैं, या जिन्हें इन चीजों को खाने की आदत पड़ चुकी है, मतलब सात्य में हो गया है। अच्छा, तो ये अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम इसे आज की भाषा में एक मजबूत गट माइक्रोबायोम या एक कुशल पाचन तंत्र कह सकते हैं? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। एक ऐसा सिस्टम जो मुश्किल चीजों को भी पचाने की क्षमता रखता है। एग्जैक्टली। अग्नि का मजबूत होना मतलब आपके शरीर की भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता का बेहतरीन होना। और यहीं से हमें एक बहुत व्यवहारिक सलाह मिलती है। क्या? ग्रंथ कहता है कि बुरी आदतों को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे 1/4 हिस्से में कम करना चाहिए।
पादपादेन वा त्यजेत, और अच्छी आदतों को भी धीरे धीरे ही अपनाना चाहिए। ये तो आज के क्विक फिक्स और 7-डे डिटॉक्स कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, जो कहता है कि सब कुछ तुरंत बदल दो। हाँ, ये शरीर को बदलाव के लिए समय देने की बात करता है, जो बहुत समझदारी भरा लगता है। तो हमने खाने की सुरक्षा से शुरुआत की, फिर गलत खान पान पर आए, और अब ऐसा लग रहा है कि बात इससे भी आगे जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ ये अध्याय अपने चरम पर पहुंचता है। ये भोजन की सुरक्षा से शुरू होकर जीवन को संभालने वाले 3 खंभों यानी त्रयोपस्तंभ की बात करता है। 3 स्तंभ। हाँ, ये 3 स्तंभ है: आहार यानी भोजन, शयन यानी नींद, और अब्रह्मचर्य यानी संयमित इंद्रिय सुख। तो खाना इन 3 स्तंभों में से सिर्फ एक है। ये तो पूरे जीवन जीने का खाका है। नींद के बारे में क्या कहा गया है? नींद के बारे में कहा गया है कि सही समय पर सही मात्रा में नींद और जागना सुख और दुख, पोषण और कमजोरी, बल और निर्बलता, और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इतना जरूरी? हाँ, असमय सोना अकालशे सैनान, सिर दर्द, बुखार और पाचन की कमजोरी पैदा करता है। ये आज की हमारी बिगड़ी हुई स्लीप साइकिल पर कितनी सटीक टिप्पणी है। बिल्कुल सही। और तीसरा स्तंभ है अब्रह्मचर्य। आमतौर पर इस शब्द का मतलब लोग सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बात है। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। इसमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी शामिल है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करना, लालच करना या तनाव में रहना भी एक तरह से ऊर्जा का दुरुपयोग है। इसलिए अब्रह्मचर्य का पालन मतलब सभी इंद्रियों पर एक संतुलित नियंत्रण, समस्त इंद्रियम सर्म रखना है। तो ये तीनों स्तंभ आहार, नींद और संयम जब सही तरीके से अपनाए जाते हैं, युक्त्या प्रयोजितई, तो शरीर को उसी तरह सहारा देते हैं जैसे खंबे एक घर को देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? हमने एक राजा के रसोइये की कहानी से शुरुआत की, जो चावल में से निकलते नीले धुएं को देख रहा था। और हम हर इंसान के लिए सेहत के 3 सबसे बड़े नियमों तक पहुंच गए। सही कहा आपने। ये सफर बाहरी जहर से शुरू होकर हमारे अंदरूनी जहर तक जाता है। बिल्कुल। ये ग्रंथ हमें बताता है कि असली स्वास्थ्य सिर्फ बाहरी खतरों से बचना नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में सही नींद लेने, सही खाना खाने और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने जैसे छोटे छोटे सही चुनाव करने के बारे में है। अध्याय का आखिरी श्लोक शायद इसी बात का सार है। जो राजा एक ज्ञानी, कुशल और दयालु वैद्य की देखरेख में होता है, वो तेज, स्वास्थ्य, कीर्ति और लंबी आयु पाता है। ये उस मार्गदर्शन के महत्व को बताता है जो इस तरह का ज्ञान हमें दे सकता है। और ये आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? ग्रंथ ने कहा कि जिनकी पाचन अग्नि मजबूत है उन्हें विरुद्ध आहार हानि नहीं पहुंचाता। अगर हम अग्नि को एक स्वस्थ गट माइक्रोबायोम माने तो ये बात समझ में आती है। हाँ। तो सोचिए, अगर उस जमाने के हिसाब से दूध और मछली विरुद्ध आहार थे, तो हमारे आज के खानपान और फूड साइंस की समझ के आधार पर आधुनिक विरुद्ध आहार की सूची कैसी दिखेगी? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। क्या उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन होगा, या शायद अलग अलग तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स का मिश्रण? हमारा शरीर आज किन चीजों को एक साथ पचाने में संघर्ष कर रहा है?